हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और आज हिंदी में अगला चैप्टर पढ़ेंगे विराम चिन्ह। दोस्तों, विराम चिन्ह का जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके ठहराव या आराम, विश्राम। और ठहराव या विश्राम या रुकने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो चिन्ह ये देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसके पहले ये जान लेते हैं कि चिन्ह होते कितने प्रकार के हैं। वैसे हिंदी में आपके 13 ये मुख्य चिन्ह हैं जो लिखे जाते हैं, लेकिन आपके हिंदी के एक वैयाकरण हुए, हिंदी व्याकरण के अच्छे जानकार पंडित कामता प्रसाद इन्होंने हिंदी के 20 चिन्ह बताए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कितने चिन्ह हैं, तो आपके 20 हैं। इसके बाद देखते हैं आपका पहला चिन्ह जो है अल्प विराम। हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला आपका चिन्ह है अल्प विराम। सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ मात्र कुछ क्षणों के लिए या अल्प समय के लिए रुका जाता है, जैसे राम श्याम व गोविंद खेल रहे हैं। यहाँ राम श्याम कहने के बीच में थोड़ा सा समय लेते हैं, इसलिए यहाँ आपके कॉमा लगा है, यानी अल्प विराम लगा है। अल्प विराम को ही इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। इसके बाद आपका अगला चिन्ह है अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम से अधिक व पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं या कम समय लेते हैं, वहाँ आपके अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जब बताना होता है तब भी वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। यहाँ एक वाक्यांश आपका रविवार हो गया और दूसरा वाक्यांश आपका छुट्टी का दिन हो गया। इन दोनों को जोड़ने के लिए आपके अल्प विराम अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आपका है पूर्ण विराम। दोस्तों, पूर्ण विराम का मतलब ही होता है रुकना, ठहरना। जहाँ वाक्य की समाप्ति हो जाए वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। जब वाक्य की गति बंद हो जाती है और हम अर्धविराम से ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं, अपनी बातों को समाप्त करते हैं, तब वहाँ आपके पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह आपके एक खड़ी पाई होती है। पूर्ण विराम आपके सभी वाक्यों के अंत में लगता है। प्रश्नवाचक वाक्य और जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, इनको छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में आपके प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर आपके पूर्ण विराम सभी वाक्यों के अंत में लगते हैं। जैसे राम अयोध्या के राजा थे। इसके बाद हमने अपनी वाक्यों को समाप्त किया तो यहाँ आपके पूर्ण विराम लगा। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। जहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न करने या प्रश्न पूछने का बोध हो, या फिर कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ जैसे प्रश्नवाचक शब्द आए, तब उस वाक्य के अंत में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या आप सीतापुर में रहते हैं। इसके बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आप कैसे हैं, आप कैसे हो। यहाँ भी आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका है अगला चिन्ह विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह। इसमें आपके जो भी मनोविकारी शब्द होते हैं, जैसे आपकी फीलिंग्स हैं,
खुशी, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, डर, तब आपके यहाँ विस्मयादि बोधक या आश्चर्य बोधक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम, यह कैसे हुआ, यहाँ आश्चर्य है, करुणा है। इसमें जो प्रयोग किया जाता है, आपके एक खड़ी पाई रहती है, नीचे एक बिंदु रहता है, आपका विस्मयादि बोधक या आश्चर्य बोधक या आश्चर्य चिन्ह कहलाता है। इसके बाद आपके कोष्ठक चिन्ह हैं। कोष्ठक चिन्ह आपके 3 हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। जब हम कई शब्दों को लिखते हैं और उनके अर्थ क्लियर नहीं हो पाते, स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, तब हम ब्रैकेट में या कोष्ठक में कुछ ऐसे करके क्लियरिटी के लिए या स्पष्टता के लिए हम उस बात को या उस अर्थ के जो शब्द रहता है, उसके जो अर्थ रहते हैं, उनको हम यहाँ लिख देते हैं। तब आपका यहाँ कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे वैयाकरण करता थे। अब यहाँ वैयाकरण करता, इस शब्द का अर्थ जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्लियर करने के लिए हमने ब्रैकेट का सहारा लिया, यानी कोष्ठक का सहारा लिया, और हमने इस शब्द को कोष्ठक में लिख दिया। अब यहाँ वैयाकरण शब्द का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं आपका अगला जो चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, यह चिन्ह जो होता है आपके योजक चिन्ह से बड़ा होता है। योजक चिन्ह को आपके हाइफन कहते हैं अंग्रेजी में, हाइफन। निर्देशक चिन्ह आपके योजक चिन्ह से बड़ा होता है, दोनों में यही अंतर है। और निर्देशक चिन्ह जब, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि निर्देशक चिन्ह आपका निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इसके बाद आपका निर्देशक चिन्ह है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ने निर्देश दिया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका उपविराम चिन्ह। यह किसी वस्तु या विषय के बारे में बताने के लिए होता है उपविराम चिन्ह। जैसे आपका यहाँ विज्ञान विषय हो गया, इसके बारे में बताया जा रहा, वरदान है या श्राप है, या हम कह सकते हैं कि उपविराम का जो प्रयोग होता है ज़्यादातर शीर्षकों को लिखने में प्रयोग किया जाता है। शीर्षकों को लिखने में उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे झूठ बोलना सही है या गलत। इसके बाद आपका हंस पद है, इसे त्रुटि विराम या विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है। इसमें आपके ऊपर साइड में मुंह खुला हुआ बनाते हैं कुछ इस प्रकार का। लिखने के दौरान अगर कोई अक्षर या शब्द छूट जाए तो थोड़ा सा संकेत जो देते हैं वही आपका हंस पद है या त्रुटि विराम है या विस्मरण चिन्ह है कि हम इसको भूल गए थे। तो कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, जैसे मैं कल जाऊंगा, अब यहाँ मैं गोरखपुर लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ पर ऐसे त्रुटिबोधक चिन्ह लगाऊंगा और ऊपर लिख दूंगा उस बात को। ये आपके हंस पद हैं, त्रुटि विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं चिन्ह। इसके बाद आपका विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह दो बिंदु के बीच में हाइफन रहता है या योजक चिन्ह रहता है। जब वाक्यांश के विषय में जानकारी देना हो, कोई सूचना देना हो, निर्देश देना हो और उसको विवरण सहित देना हो या उसका विवरण देना हो, इसका नाम भी आपका विवरण चिन्ह है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वचन के दो भेद होते हैं, उसके बाद हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। अब मैं वचन के दोनों भेदों के बारे में विवरण दे सकता हूँ, लिख सकता हूँ उसके बारे में। इसके बाद दोस्तों आपका लाघव चिन्ह है, जिसे शून्य के जैसा लिखा जाता है या शून्य भी कह सकते हैं। इसका एक नाम है संक्षेप सूचक चिन्ह। जब किसी शब्द को हम संक्षेप में लिखते हैं
तब हम पूरा शब्द ना लिखकर आगे का एक दो शब्द लिख के उसके बाद शून्य लगा लिख देते हैं, तो आपका वो लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को अधिकांश लोग लिखने में ड लिख के आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। विश्वविद्यालय, विश्व का वी ले लिए और विद्यालय का वी ले लिए और लाघव चिन्ह लगा दिए, आपका ये विश्वविद्यालय पढ़ा जाएगा। इसके बाद दोस्तों उद्धरण चिन्ह है, या इसका एक और नाम मिलता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कथन को या किसी अक्षर को ज्यों का त्यों लिखा जाए, या किसी ने कोई कथन कहा है और उनके कथन को ज्यों का त्यों हमें लिखना है, थोड़ा सा भी उसमें बदलाव नहीं करना है, तब हमारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इकहारा उद्धरण, इकहारा अवतरण चिन्ह। इसमें आपके ऊपर के साइड में एक सीधा कॉमा होता है, एक उल्टा कॉमा, एक सीधा अल्पविराम होता है, एक उल्टा अल्पविराम। जब हम इकहारा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो किसी शब्द या अक्षर विशेष हेतु उसको हाईलाइट करने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। जैसे चौबे जी अच्छे गायक हैं, यहाँ जो चौबे जी शब्द अक्षर या व्यक्ति विशेष है, इनके लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, जब हम किसी महान पुरुष या किसी भी कथन को ज्यों का त्यों लिखते हैं बिना उसमें कोई बदलाव किए, तब आपके दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका निशान कुछ इस प्रकार होता है, इसका चिन्ह। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उसके बाद ये आपका अवतरण चिन्ह है, ये आपका अवतरण चिन्ह है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य को ज्यों का त्यों लिखा गया, इसलिए इसमें आपका अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा होता है। इसके अन्य नाम सामासिक चिन्ह या विपरीतार्थक शब्दों को जब लिखते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है, शब्दों का दोहराव करने में और समानार्थी शब्दों को कई बार दिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आग पानी आपके विपरीतार्थक शब्द हैं और इसके बीच में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बार बार यहाँ शब्दों का दोहराव हो रहा है, इसके लिए भी आपके सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मारना पीटना, यहाँ पर संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रियाओं को भी दिखाने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पानी वानी, जैसे ये सार्थक शब्द आपका है पानी, जबकि वानी का कोई मतलब नहीं, ये आपका निरर्थक शब्द है। ऐसे शब्दों को लिखने के लिए भी आपके योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हिंदी के मुख्य 13 चिन्ह हुए। इसके अलावा भी और कई चिन्ह हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, बस उनके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त केवल चिन्ह के बारे में जान लेंगे, कैसे होते हैं वो चिन्ह और उनका क्या नाम है। आइए देखते हैं। दोस्तों उन 13 विराम चिन्हों के अलावा आपके कुछ मुख्य विराम चिन्ह भी हैं, यद्यपि इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो पहला विराम चिन्ह आपका है विकल्प सूचक। जब भी हम विकल्प, कोई बात विकल्प में लिखना चाहते हैं तो आपके इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें लिखना है 12वीं या फिर 10वीं, इसका मतलब ये है कि दोनों विकल्प आपके पास हैं। आपके पास अगर 12वीं का सर्टिफिकेट है तब भी मान्य होगा, 10वीं का सर्टिफिकेट है तब भी मान्य होगा। ये तिरछी रेखा में आपके ऐसे करके लिख दिया जाता है, ये सीधा नहीं है, आपका तिरछा है।
इसके बाद आपका लोप सूचक चिन्ह है। जब किसी शब्द को या वाक्य का लोप कर दिया जाता है तो वहाँ कुछ ऐसे चिन्ह या फिर डॉट 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 या फिर ऐसे कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं। इसके बाद तुल्यता सूचक चिन्ह है। जहाँ आप तुलना करनी हो शब्दों के बीच में, वहाँ पे आपके तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका है टीका सूचक पद या तारक चिन्ह या फुटनोट। दोस्तों हम जब पढ़ते हैं अच्छी किताबों को या रामचरितमानस वगैरह आप जब पढ़ते हैं तब देखते हैं वहाँ कि कई कई शब्द होते हैं, उसके शब्द के ऊपर ऐसे कोने में बना दिया जाता है और उस शब्द के विषय में पेज के नीचे लिखकर दिया रहता है उसके बारे में विस्तार से। तो यही आपका तारक चिन्ह, टीका सूचक या फुट नोट होते हैं। कई बार लिख दिया जाता है, इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ लिख दिया जाता है, मान लीजिए सैंधव काल लिखा है और उसके बारे में ऐसे एक लिख दिए। आगे फिर कहीं मिला हमें हड़प्पा शब्द मिला, 2 लिख दिए। मेलुहा शब्द मिला, वहाँ पर 3 लिख दिए। और इसके बारे में दोस्तों नीचे ऐसे लिखे रहते हैं, उसी पेज के नीचे एक लंबी लाइन होती है, उसके नीचे ऐसे लिखा रहता है उस शब्द के विस्तार के बारे में, उस शब्द के बारे में वर्णन किया रहता है। तो ये आपका टीका सूचक पद ऐसे होते हैं। उसके बाद आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। जब किसी शब्द का दीर्घ लंबे समय तक उच्चारण हम करते हैं, जैसे ओम, इसका लंबे समय तक उच्चारण किया जाता है तो वहाँ आपके कुछ ऐसे ओम लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें ओम को लंबे समय तक उच्चारित करना है। पाद बिंदु आपका ये है और समाप्ति सूचक चिन्ह आपका ये है, बीच में शून्य, इधर डैश उधर डैश, ये आपका चिन्ह है। दोस्तों ये आपका एक छोटा सा चैप्टर रहा विराम चिन्ह। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी पूछे गए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में। आप लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो हिंदी में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। सभी वनडे एग्जाम में जिसमें भी हिंदी आती है आपके विराम चिन्ह से प्रश्न आते ही आते हैं। थैंक यू दोस्तों।